हेलो दोस्तों, इस बैच में हम लगातार टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, हर दिन अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं और टॉपिक्स में पकड़ जो है वो 0 लेवल से टॉप लेवल तक ले रहे हैं। उम्मीद करता हूं हर एक टॉपिक के साथ आपका ज्ञान मजबूत हो रहा होगा, आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर पा रहे होंगे और आपको ये लग रहा होगा कि हां, अब साइंस की कमजोरी हमारी कमजोरी नहीं रहेगी, ताकत बनेगी। टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। पीडीएफ जो है ये आपके डल जाएगी आज रात को। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ रेडी है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अब समझेंगे कि व्हाट इज दिस, है क्या ये हम समझने वाले। देखिएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला जाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं बताइएगा? रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बताइएगा बच्चों, क्या आप सब लोग रेडी हो पढ़ने के लिए? क्या आप रेडी हो इस कंटेंट की दुनिया में गोते लगाने के लिए, मेहनत की दुनिया में गोते लगाने के लिए? तो बताइएगा मुझे। और वेलकम है सभी बच्चों का क्लास के अंदर। तो देखिए दोस्तों, व्हाट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले भूमिका बनाते हैं टॉपिक की। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड यानी रुधिर, परि का मतलब होता है चारों ओर और संचरण का मतलब होता है प्रवाह होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है रुधिर का पूरे शरीर में चक्कर जिस तंत्र के द्वारा लगवाया जाता है, यानी कि बॉडी का वो सिस्टम जिसके द्वारा ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, ब्लड को पूरी बॉडी में चक्कर लगवाया जाता है, घुमाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब ब्लड शरीर के अंगों तक, एक एक सेल तक जाएगा। इसका मतलब यह है कि बहुत अंदर तक आपको ब्लड को घुसाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए बताइए? प्रेशर चाहिए। और वो प्रेशर इतना ज्यादा हम इजीली डेवलप नहीं कर सकते, इसीलिए उस प्रेशर को डेवलप करने के लिए, पुश करने के लिए, धक्का लगाने के लिए हमारे पास कौन है? हमारे पास है एक पंपिंग ऑर्गन, एक पंप करने वाला ऑर्गन। उस पंप करने वाले ऑर्गन को शरीर का इंजन यानी हमारा हृदय कहते हैं। हृदय क्या करता है दोस्तों? पंप करता है, धक्का लगाता है, प्रेशर देता है, पुश करता है ब्लड को, ताकि वो जो ब्लड है वो एक एक अंग के अंदर अच्छे से जाए। क्लियर? और जब भी पानी को, किसी चीज को पंप किया जाता है, कहीं तक भेजा जाता है, तो पाइपलाइंस के थ्रू भेजा जाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो हमारी ब्लड वेसल्स है, हमारी रुधिर वाहिनियां हैं, वो पाइपलाइन की तरह बिछी हुई हैं। अलग अलग, जैसे खेतों में पानी देता है ना, तो खेतों की हर क्यारी, खेतों में हर छोटे छोटे सेक्शन बने होते हैं, वो सेक्शंस की तरफ क्या जारी होती है बताइए? वो डगर जारी होती है, जिसमें हम लोग लाइन बिछा देते हैं, वो लाइन जाती है। इसी तरीके से हमारे हर ऑर्गन के लिए एक पाइपलाइन जा रही है एक तरीके से, ठीक है? वो जो पाइपलाइन है वो आपकी क्या है? रुधिर वाहिनियां हैं, वो आपकी ब्लड वेसल्स है, जिनको आप धमनी यानी कि आर्टरी, शिराएं यानी कि वेन्स, और रुधिर केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। तो एक तरीके से हम देखा जाए तो वही सिस्टम है कि हमारी बॉडी का सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कुछ इस तरीके से ही है, जिस तरीके से खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। कुएं से पानी खींचता है कौन? इंजन। और इंजन क्या करता है? उसको पंप करता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या है? हमारा हार्ट है, वो उसको पंप करता है। पानी की जगह यहां है ब्लड, और आपके जो पाइपलाइंस है उसकी जगह पर यहां पर क्या है? आपकी रुधिर वाहिनियां। तो दोस्तों, रुधिर परिसंचरण तंत्र शरीर का ऐसा तंत्र जो ब्लड को पूरे शरीर के अंदर चक्कर लगवाता है, सर्कुलेट करवाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जरूरत क्या यार, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या जरूरत पड़ गई आपको? क्यों आपको चक्कर लगवाना पड़ रहा है ब्लड को? तो ये मतलब सोचने वाला मुद्दा है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि हम जो भी खाते पीते हैं, आपने मुंह से खाया, खाने के बाद वो स्टमक में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, कल भी पढ़ा था हमने, आमाशय में चला गया, छोटी आंत में चला गया, पच गया। पचने के बाद उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होके वो हमारी बॉडी में आता है, अवशोषण के द्वारा वो हमारी बॉडी में आता है। बॉडी में अलग अलग अंगों को वो पोषण जाता है। तो अलग अलग अंगों को वो पोषण किसकी हेल्प से जाता है दोस्तों? ब्लड की हेल्प से जाता है। आपके सर में दर्द है, इंजेक्शन आपको यहां लगाया या इंजेक्शन आपको आपके हिप्स पे लगाया, लेकिन सर का दर्द मिट गया। आपके दर्द हो रहा है भाई साहब यहां, ठीक है, और गोली आपने पेट में ली। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि यार दर्द सर में हो रहा है, इंजेक्शन हाथ में क्यों लगा दिया है? दर्द मेरे इधर 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 गले में हो रहा है और सर गोली तो पेट में चली गई।
ये कैसे काम करेगी सर? तो इसीलिए काम कर जाती है क्योंकि आप जो भी खाते पीते हो उससे जो भी एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के द्वारा वो ब्लड में घुलता है, और वो ब्लड में घुलता है तो ब्लड जब चक्कर लगाता है पूरी बॉडी में तो ब्लड के साथ साथ वो चीज पूरी बॉडी में घूम जाती है। आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन श्वसन में काम आती है, और श्वसन प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वहीं पर ऑक्सीजन काम में आती है। उससे पहले रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रोसेस में ऑक्सीजन काम में ही नहीं आती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक जाना है। तो दोस्तों ऑक्सीजन भी किसकी हेल्प से जाएगी? क्योंकि आपने सांस ली, ऑक्सीजन फेफड़ों में चली गई। अब फेफड़ों से ऑक्सीजन कहां घुल जाएगी? ब्लड में, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी, और ब्लड अब ऑक्सीजन को क्या लगवाएगा? चक्कर लगाएगा। तो आपसे पूछा जाए ब्लड का काम क्या है, तो ब्लड का काम है कि जितने भी प्रकार के मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, ऑक्सीजन है, जितने भी प्रकार के आवश्यक तत्व हैं, जितने भी टाइप के हार्मोन्स वगैरह हैं, इनको क्या करवाना? इनको लक्ष्य अंगों तक, टारगेट ऑर्गन्स तक, बॉडी के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम किसका है दोस्तों? ब्लड का है। और इसी के लिए ब्लड को लगातार क्या करना पड़ता है? चक्कर लगाना पड़ता है। तो उद्देश्य समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 3 चीजों से मिलकर बना है। एक है आपका ब्लड, दूसरा है आपका हार्ट, और तीसरा है आपका ब्लड वेसल्स। क्लियर? ब्लड वेसल्स, इन 3 चीजों से हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र मिलकर बना है। रुधिर, उसके बाद क्या हो गया? हृदय, और उसके बाद हो गया आपका रुधिर वाहिनियां। इन तीनों चीजों से मिलकर हमारा हृदय बनता है, हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र बनता है। क्लियर? अब दोस्तों एक छोटा सा क्लासिफिकेशन मैं आपको यहीं से पढ़ा देता हूं कि दोस्तों जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 2 टाइप का आप पढ़ोगे भैया। आप पढ़ोगे ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। यानी आप पढ़ोगे खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। जिन बच्चों ने पहले कभी पेपर्स दिए हैं या पहले कभी कोचिंग की है कहीं पर, उन्हें पता होगा कि जी बिल्कुल ये बात पढ़ाई जाती है। खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा, समझिएगा, भूमिका बनाते हैं इसके बारे में भी। दोस्तों ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन का मतलब है खुला, यानी वे जंतु, वे एनिमल्स जिनमें जो ब्लड है वो शरीर में ओपनली बहता है, खुला बहता है। क्लियर? खुला बहने का मतलब है कि ब्लड जो है वो पाइपलाइंस के अंदर नहीं बहता पूरी बॉडी में। जैसे खेत के अंदर पानी दे रहे हो आप, तो एक तो आपने क्या किया, खेत के अंदर मेड़ बना दी, खेत के अंदर छोटी छोटी क्यारियां बना दी, और उन क्यारियों में आपने पाइप्स बिछा दिए, उन पाइप्स के थ्रू पानी जा रहा है। क्लियर? एक आपने क्या किया, पूरे खेत को सपाट एकदम कर दिया और एक तरफ से पानी डाल रहे हो, वो सारे के सारे खेत में जा रहा है। या फिर एक तरीके से समझिए, एक तो आप पाइपलाइन के थ्रू खेत में पानी दे रहे हो और एक ऊपर से बरसात के थ्रू पानी आ रहा है। तो बरसात के थ्रू पानी पूरे खेत में एक साथ आ रहा है, बॉडी में आ रहा है पूरे एक साथ। तो वही सिस्टम है। खुला परिसंचरण तंत्र वो होता है दोस्तों जिसमें ब्लड जो है वो रुधिर वाहिनियों में बंद होकर नहीं बहता। यानी ऐसे जीव, ऐसे जंतु जिनमें ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। यानी ऐसे जंतु जिनमें दोस्तों जो रुधिर है वो ब्लड वेसल्स में, रुधिर वाहिनियों में बंद होकर नहीं बहता, या कह सकते हो कि इनमें रुधिर वाहिनियां पाई ही नहीं जाती। तो इनका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या कहलाता है? ओपन। एग्जाम्पल कौन कौन है दोस्तों? आर्थ्रोपोडा संघ। जंतुओं में कौन सा? आर्थ्रोपोडा संघ। और आर्थ्रोपोडा संघ में कौन आते हैं दोस्तों? जितने भी कीट हैं वो सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, और ये जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। जंतुओं का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है बताइए? आर्थ्रोपोडा। संसार में सबसे ज्यादा प्रजातियां किसकी हैं दोस्तों? कीटों की। और दूसरा कौन सा संघ है बताइए? मोलस्का। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। क्लियर? मोलस्का जो है वो संसार का सबसे बड़ा दूसरा संघ है। यानी आर्थ्रोपोडा पहला है और दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है बताइए? मोलस्का। अब इन दो को छोड़कर, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को छोड़ के अदर जितने भी हैं, अन्य सारे जो भी हैं, वो सब किस में आते हैं बताइए? बंद परिसंचरण तंत्र में। और बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर किस में बहता है बताइए? रुधिर वाहिनियों में बहता है। यानी इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिनियां हैं, वो पाई जाती हैं।
क्लियर। और अदर में कौन कौन आ गया? अदर में आपके एनालिडा आ गया। एनालिडा में कौन कौन आते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही कंफ्यूज करता है, केंचुआ, जोंक, केंचुआ, जोंक जो होती है लीच, है ना, नेरीज, नेरीज एक मतलब एनालिडा फैमिली का एक मेंबर है, क्लियर। इसके अलावा मनुष्य और अदर जितने भी हैं वो सब किस में आते हैं बताइए? वो सब आते हैं आपके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई। जो ऑर्थ्रोपोडा में क्या आता है? कॉकरोच आता है, क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपका क्या कहता है आपसे कि भैया मैं ऐसा सिस्टम हूं जो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन और खनिजों की, ऑक्सीजन और मिनरल्स की सप्लाई करने का काम करता हूं, क्लियर। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट आप पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे सर, हार्ट पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, क्लियर। अब हम देख रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का है, ओपन टाइप का और क्लोज्ड टाइप का। ओपन टाइप में ब्लड खुला बहता है और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। हार्ट पाया जाएगा, ब्लड पाया जाएगा, बट ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, क्लियर। तो ब्लड ओपन बहेगा। एग्जांपल में ऑर्थ्रोपोडा फैमिली एंड मोलस्का फैमिली। ऑर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट आते हैं और ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है बताइए? ऑर्थ्रोपोडा। और सेकंड नंबर का सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। मोलस्का में कौन कौन आते हैं? मोलस्का में आपका घोंगा, सीपी, ऑक्टोपस, ये सब किस में आते हैं? मोलस्का में, क्लियर। अब कीटों में कॉकरोच भी आता है। कॉकरोच और केंचुआ में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। केंचुआ इज अर्थवर्म, किसान का दोस्त, ठीक है। तो अदर में जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। तो ब्लड रुधिर वाहिनियों में पैक होके बहता है, बंद होके बहता है। हमारी बॉडी में कहीं पर भी ब्लड ओपन नहीं बहता। देखिए, अगर आपने सीधा चक्कू भी मार दिया अपने हाथ में और अगर कोई भी ब्लड वेसल्स डैमेज नहीं हुई है तो ब्लड निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जनरली आपका ब्लड तभी निकलता है जब ब्लड वेसल टूटती है, जब कोई रुधिर वाहिनी टूटती है, कटती है, फटती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी में ब्लड ओपन नहीं बह रहा है, हमारी बॉडी में ब्लड क्लोज्ड है। जब कोई डैमेज होता है, चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग जो होती है वो नुकसानदायी होती है, वो हार्मफुल होती है, ठीक है। तो जो बंद परिसंचरण तंत्र है उसमें मनुष्य भी आता है, और ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का को छोड़ के जितने भी आते हैं सब, वो सब किस में आते हैं बताइए? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र में आते हैं। बोलिए। बिल्कुल जीके की क्लास जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लीजिए यार। एक एक चीज जब आपको करवाई जा रही है तो ये भी आपको करवाया जाएगा। जब ईमानदारी से प्रयास हम लोग कर रहे हैं तो करंट जीके की क्लासेस और अदर क्लासेस भी आपको जल्दी स्टार्ट करके देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाऊं, यस और नो जवाब दीजिएगा। यस और नो के द्वारा जवाब दीजिएगा मुझे कि यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करने वाला हूं बच्चों किसके बारे में? ब्लड के बारे में। ब्लड, ब्लड बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। देखिएगा, गांव की भाषा में खून भी बोला जाता है। एक एक पॉइंट पे बात मैं इसको लेकर करूंगा। थोड़ा सा पेन को पतला कर लेता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं लिख पाऊं बोर्ड पर। देखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड इज अ लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है दोस्तों? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक। तरल क्यों? क्योंकि आप जानते हो बहता है और जो चीज प्रवाहित होती है उसे हम तरल कहते हैं। तरल में याद रखिएगा, तरल में याद रखना, तरल के अंदर जनरली ये लिक्विड की जगह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। प्रॉपर वर्ड फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब होता है तरल। गैस भी फ्लूइड है क्योंकि गैसें भी प्रवाहित होती है। तो लिक्विड जो है वो केवल द्रव के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन लिक्विड और गैस दोनों प्रवाहित होते हैं, फ्लो होते हैं, इसलिए इनको फ्लूइड कहते हैं, तरल कहते हैं। याद रखिएगा। तो ब्लड इज अ लिक्विफाइड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक क्या होता है दोस्तों? ऊतक टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। तो इसलिए क्या है बताइए, आपका ब्लड क्या है?
एक टिश्यू है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी आगे बात करूंगा। और कनेक्टिव क्यों कहा है, क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर, दैट्स वाई ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात मैं करूंगा पॉइंट नंबर 2। एक एक पॉइंट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 2 आपका आपसे कह रहा है कि दोस्तों रुधिर एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। रुधिर एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ नेचुरल कोलाइड, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। और कोलाइडी विलयन वो होता है दोस्तों जिसमें जो कणों का आकार है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोलाइडी विलयन कहते हैं, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि भैया ब्लड जो है इसकी मात्रा की बात करते हैं। तो दोस्तों जब आप वयस्क पुरुष की बात करेंगे, एक एडल्ट मेल की बात करेंगे और वयस्क स्त्री की बात करेंगे, तो पुरुष के अंदर जो है ये 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और महिला के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। लेकिन दोनों के अंदर ही बॉडी वेट का, जो शरीर का कुल भार है, बॉडी वेट का लगभग 7.5% आपके क्या होता है। क्लियर भाई, 5 से 6 लीटर और ये जो क्वांटिटी है आपके 4 से 5 लीटर, ये तो एवरेज है। क्लियर, लेकिन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो ब्लड है उसकी क्वांटिटी वेरी करती है, परिवर्तित होती है। मतलब अगर कोई बंदा यार है ही 100 किलो का तो उसके अंदर आपको 7-7.5 लीटर ब्लड मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी वेट का 7.5% के करीब, 7.5% के करीब आपको क्या मिलने वाला है, ब्लड मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ब्लड का कार्य। तो ब्लड का कार्य क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन व मिनरल्स का परिवहन, ऑक्सीजन व खनिजों का परिवहन, ऑक्सीजन व मिनरल्स का परिवहन करना दोस्तों ब्लड का क्या है, कार्य है। और दूसरी अगर मैं बात करूं कि ब्लड का दूसरा कार्य है दोस्तों तापमान नियंत्रण, यानी जो आपका ब्लड है, उस आपका ब्लड गर्म होगा तो आपकी बॉडी गर्म रहेगी, आपका ब्लड ठंडा रहेगा तो आपकी बॉडी ठंडी रहेगी। तो जनरली आपका जो ब्लड है वो आपके थर्मो रेगुलेशन का, आपके ऊष्मीय संतुलन का कार्य भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात मैं आपको करता हूं, ब्लड की स्टडी को आप क्या कहोगे बच्चों? तो ब्लड की स्टडी को हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है बताइएगा, हीमेटोलॉजी कहलाएगा। पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1, ब्लड इज अ लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड पॉइंट, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। मात्रा आपको बता दी है। कार्य ऑक्सीजन और खनिजों का परिवहन। और ब्लड की स्टडी को आप क्या कह रहे हैं दोस्तों, हीमेटोलॉजी कह रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत है अभी तक, बता दीजिएगा। किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही हो तो बिल्कुल आप शेयर हमसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, कोई दिक्कत है? चलिएगा अब बढ़ता हूं आगे। लीजिए देखिएगा दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है। तो ब्लड की पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7.4 है और 7.4 का मतलब ब्लड इज अ वीक एल्कलाइन, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का है। दुर्बल क्षार है क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है, तो 7 से हल्का सा ऊपर है तो मतलब वीक बेस है, वीक बेस है। और दुर्बल क्षारीय है तो क्षार होगा, तो बताओ ये क्या करेगा, बताइए। आपको एक नाम याद करवाया था क्लास में, अनिल छालानी। अनिल छालानी का मतलब है, ये जो नाम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों, क्या मतलब है देखिएगा जरा, इसका मतलब है अम्ल। अम्ल नीले को लाल, अनिल अम्ल नीले को क्या करता है, लाल। और छालानी, छालानी मतलब क्षार, लाल को नीला। तो अम्ल बताइए लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। जब लिटमस टेस्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लिटमस, तो अम्ल, अम्ल क्या करेगा बताइए, लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, नीले में कन्वर्ट कर देगा। आपसे पूछा जाए दोस्तों ब्लड का ओरिजिन कहां से होता है, ब्लड की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है? तो दोस्तों जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो ये मान लीजिए एम्ब्रियो है तो इसमें 3 लेयर बनती है। सबसे पहले 3 लेयर बनती है। क्लियर, 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं जरा बता देता हूं। सबसे बाहर की जो लेयर है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, बाह्य जनन स्तर। उसके बाद मध्य की जो लेयर है उसको बोलते हैं मीजोडर्म, मध्य जनन स्तर।
और सबसे लास्ट में जो होती है उसको बोला जाता है एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। तो याद रखिएगा कि ब्लड की जो उत्पत्ति है भाइयों, ब्लड का जो ओरिजिन है वो किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। यानी भ्रूण की जो मध्य जनन स्तर है वहां से ब्लड का ओरिजिन होता है। तो मैं बेसिक्स के साथ ब्लड के स्टार्ट टॉपिक को कर रहा हूं और देखा होगा आपने कि ब्लड दोस्तों रुधिर रक्त, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, एक टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है। और कोलाइडी विलियन की जो विशेषता है वो ये है कि कोलाइडी विलियन में बच्चों जो कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर के बीच होता है? 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। और दोस्तों मात्रा के बारे में भी आपको डेटा मैंने प्रोवाइड किया। ब्लड का कार्य क्या है, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, पीएच वैल्यू क्या है, और ब्लड की जो उत्पत्ति है वो भ्रूण के किस भाग से हुई है? मीजोडर्म से हुई है। तो बच्चों यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? बताइएगा। किशन मेहरानिया, देखो क्वेश्चन आता है ब्लड किस अंग में बनता है? तो अंग में बोन मैरो में बनता है, लेकिन ब्लड के ओरिजिन, ब्लड की उत्पत्ति, ब्लड का मूल कहां से आया? तो वो कहां से आया है दोस्तों? मीजोडर्म से आया है। हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मीजोडर्म से बने हैं। मतलब भ्रूण जब एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो सबसे पहले 3 लेयर्स बनती है और इन तीनों लेयर्स को काम सौंपे जाते हैं कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। तो सबको वही काम सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलें आगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊं, नोट्स तो आपको प्रॉपर मिलेंगे ही। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात मैं करने वाला हूं दोस्तों कि ये मतलब एक अपने आप में क्वेश्चन है प्यारा कि ब्लड का रंग। अब ब्लड के कलर को लेकर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, ब्लड के कलर की मैं बात करता हूं तो रेड है, मैं ना सिंपली मैं बात कर रहा हूं रेड, लाल। लाल क्यों है? लाल ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ड्यू टू हीमोग्लोबिन को मैं क्या लिख रहा हूं? HB। हीमोग्लोबिन क्या है? आपसे कोई पूछे हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन हमारा श्वसन वर्णक है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन इज आवर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन हमारा श्वसन वर्णक है। आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हमारा श्वसन वर्णक, श्वसन की क्रिया में हेल्प करता है क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन, अब ये हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। नेक्स्ट बात ये है कि दोस्तों हीमोग्लोबिन स्वयं जो है ये किस कलर का है? बैंगनी कलर का है, पर्पल कलर का है। हीमोग्लोबिन स्वयं किस कलर का है? पर्पल कलर का है। अब ये तो लफड़ा हो गया सर, ये तो है बैंगनी और ब्लड को कर रहे हो लाल, ऐसा कैसे? चलिए तो बात करता हूं। हीमोग्लोबिन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला भाग है हीम और दूसरा भाग है ग्लोबिन। दोस्तों जटिल प्रोटीन वही होती है जिसमें प्रोटीन के साथ कोई दूसरा घटक पाया जाए। तो ये जो हीम है ये वर्णक है और दोस्तों इसमें आयरन पाया जाता है Fe+2 अवस्था में फेरस। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि भैया अगर आपको ब्लड की मात्रा बढ़ानी है शरीर में तो ऐसी चीजें खाइए जिनमें आयरन पाया जाए, है ना। गर्भवती महिलाओं के लिए, जो प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं या फिर जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके लिए जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, डिस्पेंसरी हैं, उनमें आयरन की नीले कलर की गोलियां फ्री में बंटवाई जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन अवेलेबल होगा तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ेगी और हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है बॉडी में वो अच्छे से रहेगी। आपको पता है बच्चे में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की ज्यादा जरूरत होती है और गर्भवती महिला की बॉडी में 2 जिंदगियां पल रही होती है तो उसको भी ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि वो लैक ऑफ एनर्जी फील करती है, ऊर्जा की कमी महसूस करती है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन हैज 2 पार्ट, फर्स्ट वन इज हीम एंड सेकंड वन इज ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन भैया प्रोटीन है। क्या है? अब बात ये फंस गई कि सर ये लाल रंग का खेल बताओ हमें। तो देखो समझो, हीमोग्लोबिन जो है अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। कौन सा बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड है इसको आप शुद्ध रुधिर कहोगे। भाई हमारी बॉडी में 2 टाइप का ब्लड होता है साथ साथ, शुद्ध रुधिर या इसी को ऑक्सीजनेटेड या इसी को ऑक्सीजनित रुधिर भी कहोगे। क्या कहोगे? ऑक्सीजनित रुधिर। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, अगर आप सांस के द्वारा ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन किससे जुड़ेगा?
ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ऑक्सीमोग्लोबिन बनाएगा। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं मिली, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो दोस्तों इस केस में ये कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड से लिंक करके कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन बना लेगा और इससे क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वर्ड आ जाता है। दोस्तों कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोनों जहरीले कंपाउंड है, क्लियर। और ये जो होते हैं इनका जो रुधिर बनेगा वो अशुद्ध रुधिर बनेगा। अशुद्ध रुधिर बनेगा उसको वी ऑक्सीजनित रुधिर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वी ऑक्सीजनित रुधिर। और जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है ये कैसा होता है? अशुद्ध होता है। याद रखना इसका कलर बच्चों ब्लैक या डार्क ब्लू, इसका कलर गहरा नीला या कैसा मिलेगा? काला मिलेगा। जबकि जो प्योर ब्लड है इसका जो रंग है वो क्या मिलेगा? रेड। तो याद रखो एक बात कि भैया आपकी बॉडी में जो ब्लड बहता है तो वो ब्लड किस तरह बहता है? हमारी बॉडी में दो टाइप का ब्लड बहता है। धमनियों में शुद्ध रुधिर यानी वो जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, क्लियर, जिसमें ऑक्सीमोग्लोबिन कंपाउंड है। और शिराओं में वो ब्लड बहता है जिसमें आपके कौन सा कंपाउंड है? कार्बोक्सीमोग्लोबिन, क्लियर। कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली हमें सांस लेने के लिए नहीं मिलती। ये हमें तभी मिलती है जब हम किसी ऐसे वातावरण में जाए जहां पर कार्बनिक यौगिकों का अपूर्ण दहन हो रहा हो, कार्बनिक यौगिकों का इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा हो। समझाता हूं मैं आपको एक चीज, पहले यहां समझा देता हूं। हीमोग्लोबिन की बंधुता, हीमोग्लोबिन की दोस्ती किससे? हीमोग्लोबिन पहले किससे दोस्ती करेगा? तो हीमोग्लोबिन की बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन के साथ उससे कम और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है। पहली बात, यानी कि तीनों में से अगर हीमोग्लोबिन सबसे पहले चुनेगा तो किसको चुनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मौत। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मौत क्यों होती है? क्योंकि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोते हैं तो क्या होता है? वहां कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, हीमोग्लोबिन। अब दोस्तों बंद कमरे में अंगीठी जला रहे हो, अब कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन, क्योंकि जब कार्बनिक पदार्थ जलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकलते हैं। ऑक्सीजन कमरे में पहले से होगी, लेकिन जब तीनों हो तो हीमोग्लोबिन किसको चुनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को चुनता है। इस वजह से दोस्तों कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन बन जाता है, कार्बोक्सीमोग्लोबिन बन जाता है, व्यक्ति का दम घुटता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड व्यक्ति को नींद में लेकर जाती है, तो आप गहरी नींद में जाते हो और आपकी डेथ हो जाती है। इसलिए इस कार्बन मोनोऑक्साइड को पता है साइलेंट सुसाइड गैस बोलते हैं। आत्महत्या का सबसे आसान तरीका, द पेनलेस वे टू सुसाइड, कर मत लेना, लेकिन आत्महत्या का सबसे आसान तरीका है मीठी नींद में मौत। पता ही नहीं चलता कब आप सिधार गए। ठीक है, क्लियर? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भैया आपने हीमोग्लोबिन को 3 ऑप्शन दिए, तीनों में से वो किसको चुनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्लियर? तो याद रखोगे आपकी जो धमनियां हैं उनमें कौन सा ब्लड बहता है? ऑक्सीजन वाला। आपकी शिराओं में कौन सा ब्लड बहता है? CO2 वाला। कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली अवेलेबल नहीं होती है बॉडी में, क्यों? क्योंकि आप सांस लेते हो तो एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड हर टाइम नहीं होती है, वो तभी होती है जब आसपास में कोई कार्बनिक पदार्थ जल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? तो रिपीट कर रहा हूं, दोबारा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ब्लड का रंग है ना लाल है, लेकिन लाल शुद्ध रुधिर का है। शुद्ध रुधिर किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन हो, क्लियर, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो? ऑक्सीजन हो। अशुद्ध रुधिर किसे कहते हैं? जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड हो। क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से हीमोग्लोबिन की बंधुता सबसे ज्यादा किसके लिए है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। उससे कम ऑक्सीजन के लिए, सबसे कम CO2 के लिए। ठीक है, क्लियर? बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मौत क्यों जाती है? क्योंकि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल हो जाती है। रात में बड़े पेड़ के नीचे सोना हानिकारक। क्वेश्चन आता है, रात में बड़े पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों है? रात में बड़े पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों है? क्योंकि रात में बड़े पेड़ के नीचे सोओगे तो रात को पेड़ रेस्पिरेशन करते हैं तो वो CO2 निकालते हैं, और जो CO2 है, क्लियर, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो पेड़ के नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों CO2 की एक खास बात है, CO2 वायु की तुलना में ज्यादा भारी है। मतलब CO2 इज हैवियर देन एयर। जो आपकी वायु है उससे हैवी है, और जो चीज हैवी है वो नीचे बैठेगी। अब आपकी खाट भी नीचे, CO2 भी ऊपर, CO2 भी नीचे, आपकी खाट भी नीचे, तो आपकी सांस
ऊपर आपकी सांस चढ़ेगी ऐसे। क्यों क्यों? क्योंकि आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तब आपका दम घुटता है CO2 की वजह से, बट आप मरते नहीं हो, आप बच जाते हो। आपका दम घुटता है क्यों? क्योंकि CO2 केवल दम घोटू है ना, इतनी ज्यादा नहीं है कि वो आपको डेथ के करीब ले जाए, आप होश में रहते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको नींद में ले जाके मारती है, गहरी नींद में ले जाके, तो आपको पता ही नहीं चलता। ये आपको होश में आपका दम घुटती है, तो आपको दम घुटने का पता चल जाता है, तो आप भाग दौड़ करके इधर उधर अगल बगल के लोगों को जगाकर या थोड़ा रेंग रेंग के इधर उधर खिसक जाओगे तो अपनी जान बचा लोगे। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई दिक्कत है तो लीजिएगा स्क्रीन शॉट। बोलो समझ में आई या नहीं आई बात मेरी? आई होगी ना? आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाते हैं, चलिए। क्लियर? तो एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। अब देखिएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सी हीमोग्लोबिन की मात्रा, क्लियर? हीमोग्लोबिन की मात्रा की अगर मैं बात करता हूं पर 100 ml ब्लड, प्रति 100 ml रुधिर, प्रति 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा। ठीक है, पुरुष की बात करता हूं, पुरुष की, तो पुरुष में दोस्तों 14 से 16 ग्राम, पुरुष में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। फीमेल के अंदर थोड़ा कम हो तो भी चलेगा, 12 से 14 ग्राम। बच्चे को थोड़ा ज्यादा चाहिए, है ना, तो बच्चे में 18 से 20 ग्राम आपको क्या चाहिएगा, है ना, हीमोग्लोबिन चाहिएगा। अगर आपको बड़ा बच्चा कुछ भी ना दे तो एक दो बार एग्जाम में 15 ग्राम जो है उसको सही माना गया है। क्लियर? तो ये कुछ भी ना दे आपको तो आप 15 ग्राम पे टिक लगा सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई समस्या? बोलिए, यस और नो में जवाब दीजिए। क्लियर? तो सिंपल सा कंसेप्ट यार, मैंने आपको समझाया कि भैया ब्लड जो है शुद्ध वाला लाल है जो धमनियों में बहता है, और जो अशुद्ध वाला है जो शिराओं में बह रहा है, जो वेन्स में बह रहा है, वो गहरा नीला है या काला है। अब कई बार अपने हाथों को देखते हो ऊपर, तो आपके अपने हाथों में काली 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 नसें दिखाई देती है, होता है ना काली काली। आप कहेंगे सर यार ये काला काला क्या है? तो ये बात इसलिए है क्योंकि जनरली धमनियां जो होती है ना वो त्वचा में अंदर धसी होती हैं, क्योंकि धमनियों में प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए धमनियां त्वचा में बहुत गहराई में पाई जाती हैं, जबकि शिराएं जो है वेन वो त्वचा में ऊपर बिखरी रहती हैं। इसलिए आपको अपने हाथों में, पैरों में जो हरे हरे रंग की या गहरे नीले रंग की आपको क्या दिखाई देती हैं, आपको जो नसें दिखाई देती हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि यार ये काला काला ब्लड है क्या? तो हकीकत में ये क्या है? हकीकत में ये वेन्स है, शिराएं हैं, जिनमें इंप्योर ब्लड, जिनमें अशुद्ध रुधिर बह रहा है, और अशुद्ध रुधिर का कलर गहरा नीला है या फिर क्या है बताइए, काला है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब क्वेश्चन आप फिर करोगे कि सर अशुद्ध रुधिर में क्या है? CO2 है, शुद्ध रुधिर में क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, क्लियर? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा सर लेकिन जब हाथ वाथ कटता है तो कभी ब्लड काला तो निकलता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आपने ऑर्गन कटा तो बताइए ब्लड बाहर निकलेगा, ब्लड बाहर निकलते ही ऑक्सीजन मिल जाएगी, क्योंकि जनरली शिराओं में जो ब्लड बह रहा है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसमें CO2 है। क्लियर? CO2 से तब जुड़ता है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया था, CO2 लास्ट का ऑप्शन है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी ना मिले, ऑक्सीजन भी ना मिले तो मजबूरन CO2 जुड़ना पड़ता है हीमोग्लोबिन को। लेकिन जैसे ही कट लगा, ब्लड बाहर निकला, अब ऑक्सीजन का ऑप्शन मिल गया, हीमोग्लोबिन तुरंत ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके रेड कलर प्रोवाइड करने लग जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, उसका काम ही है कलर देना। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, तो यहां से एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों। ब्लड के अंदर जनरली देखा जाए तो दो भाग हैं दोस्तों, समझते जाइएगा। ब्लड के अंदर 45% में एक हिस्सा है और 55% में एक हिस्सा है। क्लियर? थोड़ा सा इसको उल्टा कर लेते हैं, ये कहां गया भाई? चलिए देखिएगा, 55% एक हिस्सा, 45% एक हिस्सा। देख लीजिए, जो 55% पार्ट है ब्लड का, इसको बोला जाता है ब्लड प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है, इनको बोला जाता है ब्लड कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड कैप्सूल। क्लियर? चलिएगा अब देखते हैं,
दोस्तों ब्लड कैप्सल्स को बोला जाता है रुधिर कणिकाएं, और रुधिर कणिकाएं 45% हिस्सा है ब्लड का। और रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके बारे में विस्तृत चर्चा अभी हमें करनी है। क्लियर? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब बात प्लाज्मा की करते हैं सबसे पहले। दोस्तों व्हाट इज प्लाज्मा? तो प्लाज्मा एक हल्का पीला, एक सेमी येलो, हल्का पीला, हल्का सा गाढ़ा है, क्षारीय द्रव है। ये प्लाज्मा क्षारीय होता है। क्लियर? तो प्लाज्मा इज अ सेमी येलो, सेमी सॉलिड एल्कलाइन लिक्विड। एक द्रव है, एल्कलाइन फ्लूइड है, एक क्षारीय फ्लूइड है जो कि हल्का पीला है। इंपॉर्टेंट बात बनती है प्लाज्मा में 90 से लेके 92% वाटर है। प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% क्या है? वाटर है। अब रेस्ट 8 से 10% में क्या है? रेस्ट 8 से 10% में 2 चीजें हैं। क्या है दोस्तों? कार्बनिक, अकार्बनिक लवण है। क्लियर? इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, अकार्बनिक लवण हैं। ऑर्गेनिक बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बनिक, अकार्बनिक लवण हैं। मिनरल्स हैं यानी खनिज हैं। क्लियर? और प्रोटीनें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मा के अंदर क्या है? प्रोटीन। क्लियर? ये काम की बात तक मैं आ पहुंचा हूं, ठीक है। समझिएगा, प्लाज्मा में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, और प्लाज्मा में जो सबसे इनऑर्गेनिक साल्ट्स में जो सबसे ज्यादा है उसमें नाम ध्यान रख लीजिएगा, NaHCO3। यानी प्लाज्मा में जो अकार्बनिक लवण है उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा कह सकते हो वो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्लियर? इनऑर्गेनिक साल्ट्स में। प्रोटीन प्लाज्मा में दोस्तों 3 टाइप की है। फर्स्ट वन है फाइब्रिनोजन, या एक नाम और ऐड करूंगा, प्रोथ्रोम्बिन। दोस्तों फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीनों की मैं बात करूं तो इनका कार्य है रुधिर का थक्का जमाना, रुधिर का थक्का जमाना, ब्लड की क्लॉटिंग। क्लॉटिंग कब? जब चोट लग जाए, है ना, जब ब्लड बह रहा हो तो इसको, इन दोनों को बोला जाता है स्कंदक प्रोटीन। स्कंदक प्रोटीन। स्कंदक प्रोटीनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोएगुलेंट। क्या बोलते हैं? कोएगुलेंट प्रोटीन्स। यानी ये ब्लड कोएगुलेंट हैं, ये रुधिर का थक्का जमाती हैं, स्कंदन करती हैं। अब थक्का जमाना सर जी क्या है? दोस्तों जब हमारी बॉडी में जनरली ब्लड के रास्ते में रुकावट आ जाए, सिंपल सा सिस्टम, दैट इज क्लोटिंग। अब क्लोटिंग बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, अंदर हो गई तो आपके रास्ते में रुकावट आ जाएगी, जिंदगी खत्म है। लेकिन क्लोटिंग कब होनी चाहिए? जब चोट लग जाए, ब्लड बॉडी से बाहर जा रहा है, तब क्लोटिंग होनी चाहिए। तो तब क्लोटिंग में हेल्प करती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। क्लियर? फाइब्रिनोजन में एक वर्ड छिपा हुआ है, फाइबर। फाइबर का मतलब होता है धागा। जब आपके कपड़े फट जाते हैं तो धागे से सिलाई कर देते हो। तो बॉडी में भी चोट लगने का मतलब क्या है? एक तरीके से बॉडी आपकी फट गई है, जेब फट जाती है तो पैसे बाहर चले जाते हैं, माल बाहर चला जाता है। तो बॉडी फट जाती है तो बॉडी में से भी खून के रूप में माल बाहर चला जाता है। उस माल को जाने से रोकना है तो सिलाई करनी पड़ेगी। फाइबर्स के द्वारा सिलाई कर दोगे तो फाइब्रिनोजन याद रखिएगा। दूसरी प्रोटीन का नाम है बच्चों एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन की मैं बात करता हूं, ये प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। दोस्तों एल्बुमिन प्रोटीन का काम है खनिज संतुलन या परासरण नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन। खनिज संतुलन या ऑस्मो रेगुलेशन समझाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं। परासरण नियंत्रण। परासरण होता क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में द्रव की गति, जल की गति, है ना, जल की गति या किसी द्रव की गति एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होना, वो परासरण है। हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड के द्वारा ही मिनरल्स, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स सब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पूरी बॉडी में जाते हैं। तो कब कौन सा ऑर्गन, किस बॉडी, कब कौन सा ऑर्गन क्या प्राप्त करेगा, कब किस अंग को कौन सा पोषक पदार्थ मिलेगा, कौन तय करता है? एल्बुमिन। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पतले आदमी के पतला होने की वजह, मोटे आदमी के मोटा होने की वजह में सबसे बड़ा रोल एल्बुमिन है।
कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खाते हैं, है ना, फिर भी ऐसे टिटिंगी होते हैं। कई लोग जो होते हैं वो बहुत कम खाते हैं फिर भी मोटे ही रहते हैं, है ना। एक रोटी खाएंगे तो भी वही शरीर रहेगा, 4 खा जाएंगे तो भी वही है। तो मैं जैसे अभी मोटा होता जा रहा था काफी टाइम से, तो कई लोग होते हैं जो पतले पतले होते हैं, वो कभी मिलते हैं तो ऐसे बुला के कोपचे में लेके जाते हैं साइड में, भाई आए एक बार इधर, उधर ले जाके पूछते हैं यार तू कौन सी चक्की का आटा खा रहा है, तू भूलता ही जा रहा है यार, हमें भी भुला, थोड़ा थोड़ा हमें भी बता। तो ये क्या है, ये है कि आपके हाथ में है खाना। अब खाना आपने खा लिया, बादाम खा लिया आपने, अनार खा लिया आपने, आपने क्या बोलते हैं लड्डू खा लिया आपने, घी के सब खा लिया, लेकिन खाने के बाद उसका पाचन अच्छे से हो, डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, अवशोषण अच्छे से हो, और अवशोषण के बाद वो शरीर के अंगों को प्रॉपरली मिले जहां उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन उसके बजाय वो फैट के रूप में स्टोर हो जाए, तो ये भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये आपके हाथ में है खाना। अब खाने का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर ये कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब होकर अच्छे से काम करे, आपको मजबूती दे, ताकत दे, या फिर वो बिना पचे मल के साथ बाहर चली जाए, या फिर वो पचे लेकिन फैट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बैलेंसिंग है ये किसके हाथ में है, एल्बुमिन के हाथ में है। इसीलिए जो पतले लोग होते हैं उनको डॉक्टर सलाह देते हैं अंडे खाया करो। अंडे में भी जो अंडा होता है उसको कच्चे दूध के अंदर मैश करो, दूध में एल्बुमिन होता है, अंडे में एल्बुमिन होता है ना। कहां कहां होता है एल्बुमिन, एल्बुमिन दूध में होता है, एल्बुमिन अंडे में होता है, क्लियर। तो जो डॉक्टर है वो आपको बोलता है कि भैया कच्चा दूध अंडा फोड़ो, उसके अंदर मैश करो, पी जाओ, क्योंकि गर्म करने पे एल्बुमिन थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो दूध और अंडे में क्या पाया जाता है, एल्बुमिन पाई जाती है। अब ये तो सर बात समझ में आ गई हमारे, है ना, क्लियर। तो ये तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब बात ये आती है यार, दूध और अंडे में एल्बुमिन आपको मैंने बता दी, क्लियर, इधर लिख दिया दूध अंडा, ठीक है। तो 2 प्रोटीन हो गई आपके, कौन कौन सी, आपके हो गया एक एल्बुमिन हो गई, और दूसरी आपके कौन सी हो गई बताइए, दूसरी आपके हो चुकी है ना, आपके प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, क्लियर। तो प्रोटीन नंबर 1 क्लियर, एल्बुमिन प्रोटीन नंबर 2, और अब मैं दे रहा हूं आपको प्रोटीन नंबर 3। प्रोटीन नंबर 3 है ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन, पटवार में आया था राजस्थान में क्वेश्चन। व्हाट इज ग्लोबुलिन, देखो एक वर्ड छुपा है ग्लो, और ग्लो का मतलब होता है चमक, फेस पे चमक, एकदम गोरा गोरा। कोई आदमी होता है जिसको देख के बोलते हैं यार क्या फेस पे ग्लो है यार। और ग्लो कब होता है, जब आप बीमारियों से भरे पड़े हो तब, या जब आपकी बॉडी में बीमारियां ना हो, कब होगा ग्लो, तभी होगा ना जब आप स्वस्थ होगे, आपको बीमारियां नहीं हो रही होंगी, आप एकदम हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त रहते होगे। तो ग्लो उन्हीं लोगों के चेहरे पे होता है जिनमें बीमारियां नहीं होती, और बीमारियां नहीं होने का मतलब है उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। तो दोस्तों ग्लोबुलिन प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी, ग्लोबुलिन प्रोटीन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ग्लोबुलिन प्रोटीन आपकी प्रतिरक्षा, आपकी इम्यूनिटी से क्या करती है, लिंक करती है। ग्लोबुलिन 3 टाइप होती है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और बीटा जो है ये परिवहन प्रोटीन का काम करती हैं, क्लियर। और असलियत में जो गामा है, गामा ग्लोबुलिन, ये प्रतिरक्षा का काम करती है। यही क्वेश्चन पटवार में आया था, क्लियर। तो मैं रिपीट कर रहा हूं भाइयों कि ब्लड जो है आपका, उसके 2 टाइप के कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा, और दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों रुधिर कणिका, क्लियर। क्लास फ्री हो गई क्या, फ्री का मतलब क्या है, आकाश पूछ रहे हैं, किशन मेहरानिया पूछ रहे हैं, फ्री का मतलब क्या है, फ्री नहीं है, है ना। हो सकता है 1-2 बच्चों को डेमो के लिए अलाउ कर दिया हो कि हाँ भाई डेमो के रूप में आप 1-2 क्लास देख सकते हैं, क्लियर। बाकी फ्री कुछ भी नहीं है इसमें, फ्री यूट्यूब पर है। तो देखिए दोस्तों, ब्लड के 2 पार्ट है, पहला पार्ट प्लाज्मा, दूसरा पार्ट ब्लड कैप्सूल्स, रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा को दोस्तों अच्छे से फोकस कीजिएगा, हल्के पीले रंग का, थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा थिक होता है, और क्षारीय द्रव्य अल्कलाइन फ्लूइड है। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर है, 8 से 10% में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, और अकार्बनिक लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, और खनिज पाए जाते हैं। प्रोटीन है भैया 3 प्रकार की हैं, बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। देखिए थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन से याद रख लेना, जो थक्का जमता है ना बॉडी में उसको थ्रोम्बस कहते हैं। तो थ्रोम्बिन से थ्रोम्बस लिंक कर दीजिएगा, और फाइबर से याद कीजिएगा धागा। जब बॉडी में कट लग जाए तो सिलाई के लिए, खून रोकने के लिए धागा लगाना है, फाइबर लगाना है फाइब्रिन प्रोटीन के द्वारा। तो ये रुधिर का थक्का जमाने वाली प्रोटीनें हैं, इसलिए इनको स्कंदक या कोएगुलेंट प्रोटीन कहते हैं दोस्तों। दूसरी बात आती है कि दोस्तों प्रोटीन जो आपकी है वो एल्बुमिन,
एल्बुमिन प्रोटीन मैक्सिमम पाए जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है और ये बॉडी में मिनरल बैलेंस और ऑस्मो रेगुलेशन खनिज संतुलन का कार्य करती है, परासरण नियंत्रण का काम करती है। और ग्लोबुलिन से आप ग्लो याद करेंगे और ग्लो उसके चेहरे पे होता है, जिसकी रोगों से लड़ने की क्षमता दोस्तों मजबूत होती है। अल्फा बीटा परिवहन प्रोटीन का काम करती है, लेकिन दोस्तों गामा ग्लोबुलिन जो है वो आपको रोगों से लड़ाने में हेल्प करती है। बोलिए क्लियर। प्रतिरक्षा क्षमता कैसे बढ़ाएं दोस्तों? जनरली जो विटामिन सी के प्रोडक्ट्स होते हैं, विटामिन सी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप पौष्टिक चीजें खाएं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप साफ सफाई रखें। इम्यूनिटी का मेंटल जो आपका सिस्टम है, आपकी सोच, आपकी सकारात्मकता के साथ भी बहुत बड़ा संबंध है। तो आपकी इम्यूनिटी आपकी सकारात्मकता के साथ भी लिंक है। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स है वो बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट आपको बता देंगे जो आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। क्लियर। चलिए बिल्कुल, पीडीएफ क्लास पूरी होते ही अपलोड करवा दी जाएगी। ये समझ में आ गया क्या? देखो एक चीज है जो मैं मतलब गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता कि बच्चों को किसी भी टाइप से कोई भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई किसी भी टाइप की कोई कमी है। अब मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, क्वेश्चन आता है व्हाट इज ब्लड सीरम, रुधिर सीरम। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी पेशेंट को पूरा ब्लड नहीं चलाते, रुधिर सीरम चढ़ाते हैं, ब्लड सीरम। देखो पहले क्या होता था, हमारे पास भी व्यवस्था नहीं थी कि हम ब्लड में से प्लेटलेट्स को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को अलग कर पाए। आजकल बहुत ज्यादा डेवलप हो गया सिस्टम। तो पहले डेंगू के मरीज वगैरह होते थे, उनको पूरा ब्लड चढ़ाते थे। आजकल सीधा प्लेटलेट चढ़ाते हैं, ब्लड में से छांट लेते हैं प्लेटलेट्स को और चढ़ा देते हैं। तो मतलब आजकल काफी सिस्टम डेवलप हो गया है। तो जनरली कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसकी बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन या प्लाज्मा के जो मिनरल्स हैं उनकी कमी हो गई है, तो उसको क्या चढ़ा दिया जाता है? सीरम चढ़ा दिया जाता है। सीरम क्या है दोस्तों? सीरम है प्लाज्मा माइनस थक्का जमाने वाली प्रोटीन है। प्लाज्मा माइनस थक्का जमाने वाली प्रोटीन है। यानी प्लाज्मा में से थक्का जमाने वाली प्रोटीनें हटा दोगे तो शेष बचा भाग क्या बचेगा? क्लियर। तो शेष भाग क्या बचेगा? आपके सीरम बचेगा। यानी कि ब्लड में से पहले तो क्या हटाओ? ब्लड में से पहले तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हटाओ। क्लियर। ये तीनों पदार्थ हट गए। क्लियर। फिर क्या बचा? प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में से भी क्या हटाना है आपको? फाइब्रिनोजन और जो प्रोथ्रोम्बिन है, इन दोनों को हटाना है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन को हटाइए। अब जो रेस्ट बचेगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? ब्लड सीरम कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। बोलो कोई दिक्कत है? क्लियर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि ब्लड माइनस रुधिर कणिकाएं प्लस फाइब्रिनोजन। भाई ब्लड में से रुधिर कणिकाओं और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन को जोड़कर हटा दो तो शेष बचा भाग, तो बराबर में क्या बच जाएगा? सीरम बच जाएगा। क्या ये दिमाग में छपेगा आपके? क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन को घुमा घुमा के, बगा के मारेंगे। क्यों छोड़े भाई क्वेश्चन? ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, यस और नो में जवाब दीजिए। बिल्कुल प्लाज्मा का ही हिस्सा है सीरम। ठीक है। कोई समस्या, कोई चिंता? बोलो भाई। नहीं ना? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, अब हमारा मुद्दा यहां पर है। तो आरबीसी की कहानी आज मैं बताता हूं आपको, देखिएगा। ठीक है। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को कल सलटा देंगे दोस्तों। आरबीसी को बोला जाता है लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पसेल। ठीक है। अच्छा, आरबीसी का दूसरा नाम शुद्ध हिंदी में है रक्ताणु, और एक नाम है इरिथ्रोसाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे किसके नाम है बच्चों? आरबीसी के। क्या क्या है आरबीसी? लाल रुधिर कणिका,
रक्ताणु इरिथ्रोसाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जवाब देंगे आप? चलिएगा, ओके। अब देखते हैं आगे दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं आरबीसी की संख्या। दोस्तों, आरबीसी की संख्या होती है 50 से 55 लाख। ये पुरुष की बात है, महिला में 45 से 50 कर लीजिएगा। 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। क्लियर? यानी 5 से 5.5 मिलियन। भाई 50 से 55 लाख को आप 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन mm प्रति घन मिलीमीटर कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है। जीवन काल की अगर आप बात करेंगे तो जो लाइफ स्पान है वो 120 डेज का है, 120 दिन का जीवन काल है। क्लियर? निर्माण स्थल की बात करेंगे कि कहां बन रही है आरबीसी, तो याद रखिएगा जो निर्माण स्थल है बच्चों, ये यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से काफी क्वेश्चन आते हैं। निर्माण स्थल, अब निर्माण स्थल दो जगह पढ़ोगे। जब आप बच्चा छोटा होता है, एम्ब्रियो स्टेज में है, भ्रूण के अंदर है, तो भ्रूण में कहां होता है? लीवर प्लस प्लीहा। लीवर और प्लीहा में आपके क्या बनता है? आपके बनती है आरबीसी। लेकिन जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो दोस्तों उसके कहां बनती है? रेड बोन मेरो में, लाल अस्थि मज्जा में। भाई अस्थियों के बीच का खोखला स्थान होता है, क्लियर, उसको बोन मेरो बोलते हैं। तो बोन मेरो में दो टाइप की बोन मेरो होती है, लाल और पीली। क्लियर? तो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे कि भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा मां के पेट में होता है तब तक हड्डियां प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, तो लीवर और प्लीहा में आरबीसी बनती है। जब एडल्ट कंडीशन आती है तो कहां बनती है बताइए? रेड बोन मेरो के अंदर। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का विघटन स्थल, तो आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का बूचड़ खाना, आरबीसी का स्लॉटर हाउस किसको बोला जाता है दोस्तों? विघटन स्थल, डिग्रेडेशन साइट ऑफ आरबीसी। विघटन स्थल किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लीहा। स्प्लीन, तिल्ली, क्या क्या नाम आते हैं? प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली को आरबीसी का क्या बोलते हैं दोस्तों? आरबीसी का हम बोलते हैं कब्रिस्तान। दोस्तों आरबीसी की शेप की बात करोगे, आकृति कैसी है, तो दोस्तों आकृति जो है वो आपके कुछ इस तरह से है। आकृति जो है कुछ इस तरह से है, तो इसको आप कहोगे बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब द्विअवतलाकार, उभय अवतलाकार भी आ सकता है। द्विअवतलाकार, और द्विअवतलाकार में आपको डंबल जैसा दिख रहा होगा, तो इसको डंबलाकार, डंबल शेप की कह सकते हो, डंबल शेप। आरबीसी की लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें तो 0.7 है ना। आरबीसी की बात करें लंबाई की तो 7 माइक्रोमीटर, 0.7 नहीं, 7 माइक्रोमीटर आरबीसी की लेंथ कितनी है दोस्तों? 7 माइक्रोमीटर आरबीसी की आप क्या पढ़ेंगे? लेंथ पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल टू डिटेल चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, पॉइंट बाय पॉइंट। दोस्तों आरबीसी जो आपकी होती है, स्तनधारियों की आरबीसी केंद्रक रहित है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों अपवाद में आप पढ़ेंगे ऊंट और लामा। अपवाद में आप क्या पढ़ेंगे? ऊंट और क्या पढ़ेंगे आप अपवाद में? तो अपवाद में हम यार पढ़ेंगे कैमल और लामा। ऊंट और लामा में आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जितने भी उभयचर हैं, उभयचर मतलब जो फ्रॉग है, उसकी आरबीसी में भी जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात मैं आपसे करूं दोस्तों, आरबीसी संसार की सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी किसमें है? तो आप कहेंगे सर एम्फ्यूमा नाम का एक उभयचर है, एम्फ्यूमा उभयचर। एम्फ्यूमा नाम का एक उभयचर, उसमें सबसे बड़ी आरबीसी है। सबसे छोटी आरबीसी संसार में कहां है? सर सबसे छोटी आरबीसी जो है ये कस्तूरी हिरण में है, जो मस्क डीर होता है, कस्तूरी हिरण, उसके अंदर पाई जाती है सर। अब सबसे छोटी तो आप मैमल्स में पूछ ले चाहे संसार में पूछ ले, बात एक ही है। स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी कहां है? स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी तो आप कहेंगे सर हाथी में। स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी किधर है बच्चों? हाथी के अंदर है। क्लियर? ओके। आशीष गौड़, देखो जो आज बनी है वो 120 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन हर दिन हर समय निर्माण चालू रहता है, तो हर दिन बनती है। जिनका 120 121, भाई 120 एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो जिनका खत्म टाइम होता है वो खत्म होती जाती है, तब तक हर दिन नई बनती चली जाती है।
है ना। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए आरबीसी 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर या 5 से 5.5 मिलियन पर घन मिलीमीटर है। ये पुरुष के अंदर है, फीमेल में नंबर थोड़ा घटा दीजिएगा। जीवन काल 120 डेज। निर्माण स्थल भ्रूण में दोस्तों लीवर और प्लीहा है। वयस्कों में लाल अस्थि मज्जा है। आरबीसी का विघटन स्थल जो है वो प्लीहा है, स्प्लीन तिल्ली को कह रहे हैं। आरबीसी की शेप बाइकॉनकेव द्विअवतलाकार या डंबलाकार है। लेंथ जो है दोस्तों ये 7 माइक्रोमीटर है। और दोस्तों स्तनधारियों की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा इसके अपवाद है स्तनधारियों में। इसके अलावा जो एम्फीबियंस है, जो उभयचर है, उनकी आरबीसी में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। संसार की सबसे बड़ी आरबीसी दोस्तों एम्फ्यूमा उभयचर में है। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में है। और स्तनधारियों में सबसे बड़ी जो आरबीसी है दोस्तों वो कहां पर है दोस्तों, वो आपके है कहां पर, वो आपके है हाथी के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब कुछ और डेटा है जो मैं प्रोवाइड करा देता हूं आरबीसी के बारे में। दोस्तों आरबीसी का रंग, आरबीसी का रंग कैसा है दोस्तों, रेड। किस कारण क्या है इसका, हीमोग्लोबिन। आरबीसी का कार्य दोस्तों, कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी का कार्य क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों अगर ऊंचाई पर जाओगे पहाड़ी क्षेत्रों में तो दोस्तों आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है ताकि उतनी ही ऑक्सीजन ली जा सके। सोते समय दोस्तों आरबीसी की संख्या घट जाती है। क्लियर। और दोस्तों पीलिया रोग में आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। क्लियर। आरबीसी को आसुत जल में डाल दें, आरबीसी को आसुत जल में डाल देंगे, आसुत जल में, तो दोस्तों ये फूल कर क्या हो जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जल भरता चला जाएगा और ये फूल कर क्या हो जाएगी बताइए, फट जाएगी। ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, आरबीसी को आसुत जल में डालने पर क्या होगा, फूल कर क्या हो जाएगी दोस्तों, फट जाएगी। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अगर आरबीसी की अधिकता हो जाए तो भी बीमारी होगी, आरबीसी की अधिकता हो जाए तो आपको पॉलीसाइथेमिया नाम की बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी, पॉलीसाइथेमिया। और आरबीसी की अगर कमी हो गई तो दोस्तों एनीमिया, एनीमिया को बोलते हैं रक्ताल्पता, रक्त की अल्पता, खून की कमी, या इसी को बोलते हैं अरक्तता। और जनरली ये हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से भी हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने पर भी कौन सी परेशानी होगी, आपको अरक्तता की समस्या होगी। क्लियर दोस्तों। तो आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण है। आरबीसी ऊंचाई पर आरबीसी घट जाएगी, सोते समय ऊंचाई पर आरबीसी बढ़ जाएगी, सोते समय आरबीसी घट जाएगी। पीलिया में आरबीसी घट जाएगी। आरबीसी को आसुत जल में डाल दोगे, फूलकर क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। आरबीसी की अधिकता को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं और आरबीसी की कमी को क्या कहते हैं दोस्तों, एनीमिया कहते हैं। तो दोस्तों स्तनधारी में सबसे छोटी कस्तूरी हिरण में ही है, मतलब कस्तूरी हिरण खुद स्तनधारी है तो संसार में भी सबसे छोटी इसी में है और मैमल्स में भी सबसे छोटी इसी में है। तो दोस्तों कल हम डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड ग्रुप्स को स्टार्ट करते हुए आगे की बातें करेंगे।